ग्लोबल समुद्र फ्लोटेला पर हमला करके स्वीडन की माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग और पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद नेल्सन मंडेला के पोते समेत 200 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। 40 से ज्यादा सिविलियन कश्तियों पर मुश्तमिल ये जो फ्लोटेला था, ये गजा के लिए अद्वियात और खुराक लेकर जा रहा था, जिसमें तकरीबन 500 अरकान पार्लियामेंट, वकला और कारकुनान सवार थे। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान इस फ्लोटेला में पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत कर रहे थे। उन्हें इसराइली फौज ने जहाज पर चढ़ाई के दौरान हिरासत में लिया। तर्जुमान फ्लोटेला ने वाजे किया है कि इसराइली फौज ने फ्लोटेला में शामिल 37 ममालिक के अफराद को हिरासत में लिया, जिनमें स्पेन के 30 शुरका, इटली के 22, तुर्की के 21, मलेशिया के 12 लोग शामिल थे। फलस्तीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने इस बेड़े को रोकने की मुजम्मत करते हुए कहा है कि गजा की पट्टी के साहिलों समेत फलस्तीनी इलाकाई पानियों पर इसराइल को कोई इख्तियार या खुद मुख्तारी नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इसकी मुजम्मत की है और रिहाई का, जिन अफराद को हिरासत में लिया गया उनकी रिहाई का मुतालबा किया है। पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक की जानिब से इस इसराइली कदम की मुजम्मत की गई है। अब एक तरफ तो ये सब चीजें चल रही हैं, दूसरी तरफ गुज़िश्ता दिनों अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो मुजव्वज़ा जंग बंदी पर मुजव्वज़ा जंग बंदी का जिस मंसूबे का ऐलान किया था, उसके बाद कई कंट्रोवर्सीज जो है वो सामने आ गई हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ट्रंप से मुलाकात के दौरान इस मुआहदे में कुछ तब्दीलियां करवाई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने भी वाज़े किया है कि यह मनसूबा उन नुकात से मुख्तलिफ है जो 8 मुसलमान ममालिक ने तजवीज़ किए थे। मनसूबे में वो अहम नुकात शामिल हैं जो पाकिस्तान ने 7 दीगर ममालिक के साथ मिलकर तजवीज़ किए थे। अब एक तरफ तो ये फ्लोटेला वाला मामला और दूसरी तरफ ये जो गजा में जो कुछ हो रहा है उसका मुस्तकबिल और क्या कोई जंग बंदी की उम्मीद है या नहीं, इस पर प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब इस वक्त जो है वो मेरे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। एजाज चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। एजाज चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये जो इमदाद ले जाने वाले फ्लोटेला पर जो इसराइली फोर्सेस ने धावा बोला, वहां लोगों को अरेस्ट किया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई इसराइल को रोकने वाला कोई नहीं है या कोई मुल्क इसको रुकवा नहीं सकता था कि, और इस बात को इंश्योर नहीं कर सकता था कि जो इमदाद है वो तो कम से कम पहुंचे फलस्तीनियों तक? जी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी अब बैनुल अक़वामी कानून रह गया जो इसराइल ने वायलेट नहीं किया। हर किस्म का कानून, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का हो, किसी भी किस्म का कोई कानून, ह्यूमन राइट्स का कोई कानून नहीं छोड़ा जो इन्होंने वायलेट नहीं किया। और ये बड़ी बदकिस्मती है कि एक रोग स्टेट जो है वो अपनी पावर को इस तरह ब्रांडिश कर रही है और एक इतनी बड़ी ताकत अमेरिका उसकी मुकम्मल पुष्टपनाही कर रहा है। ये वैसे बड़ी अजीब सी बात है। अमेरिका के अंदर आपको पता है कितनी आवाजें उठी हैं, यूनिवर्सिटीज में उठी हैं, उनकी जो सड़कें भर गई लोगों के साथ, शिकागो में, न्यूयॉर्क में, दूसरे शहरों में, लेकिन कोई जो नहीं रेंगी है ना अमेरिका के पॉलिसी मेकर्स पे और ना इसराइल के ऊपर। तो ये एक हमारे वक्त का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि एक ऐसी रोग स्टेट जो है वो हर किस्म का जुल्म रवा रखे हुए है और कोई ताकत नहीं है ऐसी जो उनको रोक सके। ताकि मुसलमान और अरब मुल्क जो हैं वो भी मिलकर उन्होंने भी कोई ऐसा काम नहीं किया कि उसको रोक सके। तो ये मैं क्या कह सकता हूँ, इस पे दिल खून के आंसू रोता है क्योंकि एक तरफ गाजा में इतना जुल्म हो रहा है और जहां दूसरे लोग उनके लिए उनका दुख बांटने के लिए आ रहे हैं, उनको आप रोक रहे हैं। लेकिन चौधरी साहब, ये जो मुजव्वज़ा मंसूबा हमने देखा, इसकी आपको क्या लगता था, इससे अचीव क्या करना चाहते थे? और फिर उसमें जो तब्दीलियां की गई, तो अमेरिका और इसराइल का मकसद क्या था? देखिए, उनकी तवक्को तो ये थी कि भाई हॉस्टेजेस वापस आ जाएंगे, ठीक है जी, और बाकी सारी चीजें बाद में देखी जाएंगी। और उसमें सारी नेचुरली मुख्तलिफ फेजेस थी। पहले सीज फायर होगा, फिर गाजा की गवर्नेंस की बात होगी और अखीर के ऊपर जाके वो स्टेट की रिकग्निशन वगैरह का इशू आएगा। लेकिन सीज फायर अगर होता है और उससे पहले हॉस्टेजेस वापस चले जाते हैं और हमास तो डिसआर्म भी नहीं करेगी अपने आप को, वो भी उन्होंने कंडीशंस लगाई हैं। गोया सारी कंडीशंस ये हैं कि सीज फायर करवाने के लिए आप ये सब कुछ करें और फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि सीज फायर हो जाए। तो अगर ये सीज फायर ही नहीं होता तो फिर आगे कौन से स्टेप्स चलने हैं?
लेकिन लगता यह है कि सभी हल निकालना चाहते हैं और अमेरिका भी कोशिशें कर रहा है, वेस्ट भी कोशिशें कर रहा है, यूरोप कोशिशें कर रहा है, मुसलमान ममालिक की भी यही कोशिश है। तो आपके ख्याल में इसका मुतबादिल क्या है? क्या कोई हल अभी नजर आ रहा है डिप्लोमेटिक सर्कल्स में? यही है कि कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। इसलिए तब जो अरब ममालिक थे, मुसलमान ममालिक थे, उन्होंने शुरू में तो इसको वेलकम किया, लेकिन जब तफसीलात में गए तो उनको अंदाजा हुआ कि अभी कुछ मामलात और सेट होने वाले हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये एग्रीमेंट होता सीज फायर, इसको अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाना चाहिए ताकि लेजिटिमाइज हो, ताकि जो स्टेबलाइजेशन फोर्स में भी जो मुल्क आएंगे वो भी तो बाकायदा उसी उसी लेजिटिमेसी से आएंगे। तो एक तरफ तो ये पीस प्लान, लेकिन दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है। आप देखें ना, कितने अरब मुसलमान मुल्क मिले थे लेकिन हुआ कुछ नहीं है मजम्मत के अलावा। तो दुनिया का और कहीं तरह से तजवीज भी नहीं आ रही। तो अल्टरनेटिव ना होना भी मैं समझता हूं कि ये भी एक दुख की बात है, क्योंकि उसका मतलब यह है कि अमेरिका और इसराइल जो प्रपोज कर रहे हैं वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्या करें आप, क्योंकि आपके पास अल्टरनेटिव तो कोई है नहीं। या तो आप ताकत की जबान समझते हैं ना इसराइल, तो आप ताकत की जबान से समझा सकते हैं उनको, वो तो हुआ नहीं। तो फिर ऐसे में तो यही नजर आ रहा है कि भाई यही पीस प्लान है, इसके ऊपर अमल करो, कर सकते हो तो करो, नहीं करते हो तो फिर जाओ, हम तो इसी तरह लोगों को मारते रहेंगे और आप कुछ भी नहीं कर सको। तो ये अलमिया है सबसे बड़ा, क्या अल्टरनेटिव नहीं है। राइट। लेकिन एजाज चौधरी साहब, जो पाकिस्तान है, अब एक तरफ तो जाहिर बात है वो मुसलमान ममालिक के साथ खड़ा है, हमारी पोजीशन बड़ी वाज़ेह और क्लियर है इस हवाले से, लेकिन दूसरी तरफ हमारे अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात हैं जो अभी बेहतरी की तरफ जो है वो जा रहे हैं। तो हमारे लिए अब चैलेंज इस वक्त क्या है? किस तरह से हमें इस सिचुएशन में जो है वो आगे बढ़ना चाहिए और किन चीजों को सामने रखना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा फलस्तीनियों के साथ हमदर्दी की है, उनके हक खुद इरादियत को तस्लीम किया है। कायदे आजम के जमाने से कायदे आजम ने तो ये कहा था कि ये बंटवारा भी नहीं होना चाहिए, ये फलस्तीन रियासत होगी जिसमें यहूदी आके रह लें। लेकिन उस वक्त 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने इसके दो टुकड़े कर दिए और कहा यह फलस्तीन का होगा या इसराइल का होगा। फिर बाद में अरबों ने जंगें की और उसके नतीजे में इसराइल ने करते करते तकरीबन सारा इलाका कब्जे में कर लिया, सिवाय गाजा के और सिवाय वेस्ट बैंक के। वेस्ट बैंक में भी वो अपनी सेटलमेंट्स बनाते चले जा रहे हैं और गाजा में तो आप देख रहे हैं कि पूरा नॉर्थ खाली कराई जा रहे हैं ताकि इनको साउथ में सुकेड़ दें। तो ऐसे हालात में जो आप 3 जंगों से नहीं जीत सके, तो वो अब डिप्लोमेसी के मैदान में तो नहीं वो आपको आने दे रहे। और वक्त में ये भी देखा है कि उन्होंने जो उनकी मुखालिफ ग्रुप थे, हिजबुल्लाह था, उसको भी उन्होंने कमजोर कर दिया है, हमास को भी कमजोर कर दिया। वहां पे अल असद रजीम जो उनके खिलाफ थी वो भी चली गई। ईरान उनके साथ एक मुजाहमत करता था, ईरान पे भी इन्होंने अटैक किया और ईरान ने कुछ जवाब भी दिया। खैर, तो अब ऐसी सूरत हाल बन गई है कि इसराइल दंदनाता फिर रहा है और अमेरिका उसकी मुकम्मल पुष्टपनाही कर रहा है। तो चुनाचे जब उन्होंने पीस प्लान भेजा तो लोगों ने कहा कि चलो कम से कम कुछ तो खून तो रोके, कुछ खून बहना तो बंद हो। तो इस वजह से शुरू में तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन फिर बाद में ये अंदाजा हुआ कि हमास को भी शायद काबिल कबूल नहीं है और बहुत से अरब मुल्क जो है चाहते थे कि कुछ और मजीद वजाहतें आए। तो चुनाचे अब ये फिर मामला खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। और फिर जिस तरह के मैंने पहले कहा और आपने भी कहा कि अल्टरनेटिव क्या होगा, वो तो फिर खून इसी तरह बहता रहेगा और फिर हम सब